आज के लेक्चर में हम क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। ये हमारे पास क्लास 12th सिलेबस का पहला पार्ट है। आप कह सकते हो कि क्लास 12th के सिलेबस में हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। पहले चैप्टर में हम चार्जेस एट रेस्ट पढ़ेंगे और उसके बाद हम फिर चार्ज के मोशन के साथ करंट, मैग्नेटिक फील्ड, वो सारा चार्ज के मोशन का पार्ट है। इलेक्ट्रोस्टैट्स बेसिकली क्या, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास हम जो पढ़ने वाले हैं इट इज स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर जो है ये हमारे पास स्टडी है चार्ज एट रेस्ट की। तो सबसे पहले बात यहाँ पर आती है कि चार्ज क्या है, और कहाँ से समझ में हमें ये बात आई कि चार्ज नाम की कोई क्वांटिटी होती होगी, या हमें चार्ज नाम की क्वांटिटी डिफाइन करनी चाहिए। सबसे पहली बात यहाँ पर ये है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक रफ आइडिया लेते हैं समझने के लिए। ऐसा मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी मैटर जो होता है, मैटर, वो सबसे पहले लोगों को लगता था कि वो सिर्फ मास से बना हुआ है। कोई भी सामान है उसके पास मास होता है, हर मैटर के पास मास होता है, ये लोगों को लगता था। लेकिन तभी हमने या कुछ साइंटिस्ट ने या कुछ लोगों ने ये ऑब्जर्व करा कि जो मटेरियल है, जो मैटर है, वो एक अलग प्रॉपर्टी भी शो करता है। मतलब समझते हैं, पहले हम ये मानते थे कि अगर किसी बॉडी के पास एक मैटर है उसके पास मास होगा, और बॉडीज अपने मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती थी। और ये हमें पता है कि ग्रेविटी से हमें क्या मिलता है, अट्रैक्शन। पर हम ये ऑब्जर्व करने लगे, हम इन द सेंस उस वक्त के लोग, साइंटिस्ट, या मेनली कह सकते हैं, इस पर जो पहला टर्म जो दिया चार्ज का कन्वेंशन के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। मैं लिखवा दूंगा ये सारी बातें। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये ऑब्जर्व करा था कि जब वो दो बॉडीज को रब करते हैं, तो जब वो दो बॉडीज को रब करते हैं तो उनके अंदर एक एडिशनल फीचर देखने को मिलता है, और उसको इन्होंने कह सकते हो कि एक फ्लूइड माना था, कि एक इलेक्ट्रिकल फ्लूइड है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने वहां पे चार्ज को ऐसे, उस वक्त इलेक्ट्रॉन तो पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ होते हैं, उस वक्त इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नाम की चीज नहीं पता थी। उन्होंने इलेक्ट्रिकल फ्लूइड के कंसेप्ट से ये चीज एक्सप्लेन करी। उन्होंने कहा कि जब भी हम दो चीजों को आपस में रब करते हैं तो एक टर्म होता है इलेक्ट्रिकल फ्लूइड। तो रब करने पर वो इलेक्ट्रिकल फ्लूइड ट्रांसफर हो जाता है। जिसके पास इलेक्ट्रिकल फ्लूइड चला गया उसको हम बोल देते हैं कि ये हमारे पास ये एक चार्ज बॉडी है, जो इलेक्ट्रिकल फ्लूइड से डेफिशिएंट हो गया वो भी एक चार्ज बॉडी है। इस तरीके से उन्होंने डिफाइन करा। मतलब कहने का मतलब क्या है, उनके हिसाब से चार्ज क्या था, एक इलेक्ट्रिकल फ्लूइड था। खैर ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हाँ उतनी बात ठीक थी कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, और उसी वजह से सारी कहानी निकली। तो कहने का मतलब क्या है, तो आप कह सकते हो कि हमारे पास ये सारा काम बेंजामिन फ्रैंकलिन का है। इन्होंने ही कह सकते हो चार्ज डिफाइन करा था, डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लूइड। ठीक है ना। और साथ ही साथ कि चार्जेस आर ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये भी इन्हीं ने बताया था। इवन आपने इनका एग्जाम्पल सुना होगा कि इन्होंने लोहे की पतंग उड़ाई थी क्लाउड्स तक, सॉरी लोहे की नहीं, एक कंडक्टिंग वायर की, जो इनके पास एक काइट इन्होंने उड़ाई थी क्लाउड्स तक, ये चेक करने के लिए कि जो जो हमारे पास क्लाउड्स हैं उनके पास भी चार्ज है या इलेक्ट्रिसिटी है। तो थोड़ा बहुत काम इनका किया हुआ है। बस वहां पे इन्होंने चार्ज, उस वक्त तो हमें पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो इन्होंने ये मान लिया इलेक्ट्रिकल फ्लूइड है, एक कंसेप्ट, एक थ्योरी है बस। ठीक है ना, और कुछ नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि मैटर जो है वो मास से होता है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है। और अब हमने क्या देखा
कि मैटर के पास एक दूसरी क्वांटिटी भी होती है, चार्ज। और चार्ज जो है वो दो टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये क्यों माना गया? बिकॉज हम ये देख रहे थे कि जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं तो रब करने के बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने काफी सारे मटेरियल्स को रब करके उनकी स्टडी करी थी और उसके बेसिस पे इन्होंने कहा था कि चार्ज जो है वो दो टाइप के। ऑल्दो क्या रब करा इन्होंने इस बात से मतलब नहीं है। हमारे सिलेबस में जो रबिंग वाले एग्जाम्पल है उसमें अक्सर एबोनॉइट रॉड और ग्लास रॉड को इस्तेमाल करते हैं। उनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। भाई इन्होंने क्या करा था, इन्होंने अलग अलग बॉडीज को रब करके उनके चार्जिंग बिहेवियर को स्टडी करा था। फॉर एग्जाम्पल जो हमें याद रखना है, हमने क्या देखा, या इन्होंने यही मान लेते इन्होंने यही काम किया। हमने किया क्या, हम एक ग्लास रॉड लेकर आए, ठीक है ना, और उसको हमने रब किया सिल्क के साथ। और ऐसा करने पर इन्होंने ये देखा कि जब हमने ग्लास रॉड और सिल्क को रब किया, अब ये मत समझना है ग्लास तो बहुत हार्ड होती है, सिल्क तो बहुत सॉफ्ट होता है, यहाँ पे एक एक्सेप्शनल काम है। यहाँ पर क्या हुआ कि जब रब करने के बाद देखा गया तो जो ग्लास रॉड थी वो हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज और जो सिल्क है वो हो जाता है नेगेटिवली चार्ज। तो कहने का मतलब क्या है, इस टाइप से रब करने के बाद जो भी चार्जिंग का बिहेवियर था उसके बेसिस पे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक कन्वेंशन मान लिया था कि एक को बोल देंगे पॉजिटिव, दूसरे को बोल देंगे नेगेटिव। लेकिन ये बात अलग है कि ये बातें हमें बाद में और जब हमने रिसर्च करी तब हमें समझ में आई कि एक जो है पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से है, और एक जो है वो जो नेगेटिव बना है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स चले गए। मतलब कंसेप्ट कुछ कुछ से ठीक था, बस वहां पे इन्होंने ना एक इलेक्ट्रिकल फ्लूइड का कंसेप्ट ले आए थे जो होता नहीं है, बट अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का आना जाना इस चार्ज। तो कहने का मतलब क्या है, ये एग्जाम्पल आसान है और बहुत सिंपल थ्योरेटिकल सवालों में आपसे पूछ सकता है कि भाई जब हमने ग्लास रॉड को रब करा तो क्या हुआ, तो याद होगा। सेम तरीके से, और ये कन्वेंशन निकाला कैसे गया, हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई जब आपने ग्लास रॉड को सिल्क से रब करा तो बहुत सी प्रॉपर्टीज इसी चीजों के एक्सपेरिमेंट से डिफाइन करी गई। कैसे कि उसके बाद इन्होंने क्या देखा कि अगर हम लोग दो ग्लास रॉड्स को लेकर आए, ठीक है ना, चार्ज्ड, तो ये ऑब्जर्व करा गया कि ऐसे केस में ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, ठीक है ना। और सेम तरीके से ये तो हो गया पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरे एक्सपेरिमेंट क्या करा गया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम लेकर आए एबोनॉइड रॉड, एबोनॉइड रॉड, और एबोनॉइड रॉड को फिर से हमने रब किया वूल के साथ। और ऐसे केस में जो चार्ज आता है रबिंग करने के बाद वो आता है एबोनॉइड रॉड के पास नेगेटिव और वूल के पास पॉजिटिव। तो कहने का मतलब क्या है कि ये एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। अब अगर हम दो एबोनॉइड रॉड को पास पास लेकर आए, अगर मैं दो एबोनॉइड रॉड को पास पास लेकर आऊं, अभी समझिएगा बहुत चार्ज की एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखवानी है, वो मैं लिखवा दूंगा। पहले समझते हैं कि एक्सपेरिमेंटली हम क्या ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटली हम क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे थे, किस बेसिस पे ये प्रॉपर्टीज, ये सारा कंसेप्ट आया। तो हमने क्या देखा कि इन्होंने एक दूसरे को फिर से रिपेल करा जब हम लोग दो एबोनॉइड रॉड्स को लेकर आए, और बाद में जब हम एक ग्लास रॉड और एक एबोनॉइड रॉड लेकर आए तो हमने देखा कि अब इनके बीच में अट्रैक्शन आ गया है। बात समझ में आ रही है? तो ये पूरा कंसेप्ट ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी एक्सपेरिमेंट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए होंगे। हमारे सिलेबस में इनको याद करने के लिए इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं।
ऐसे एक्सपेरिमेंट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए होंगे और उसके बेसिस पे इन्होंने कुछ बेसिक कन्वेंशनल प्रॉपर्टीज बताई चार्ज की कि क्या, कि भाई वो दो टाइप के हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। और हम यहां से भी कंक्लूड कर सकते हैं याद रखने के लिए कि हमारे पास जो देखो लाइक जो है, लाइक चार्जेस रिपेल कर रहे हैं और अनलाइक अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज भी चार्ज की बनाई गई। तो मेरे पास क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि चार्ज मैटर की ही प्रॉपर्टी है। जो बॉडी है, बॉडी के पास मास भी होता है और बॉडी के पास चार्ज भी होता है, पर चार्ज जो हुआ है वो रब करने के बाद डेवलप हुआ। बात समझिएगा, ये जो मेरा मार्कर है, अगर मैं इसको, या तुमने बचपन में, शायद तुम्हें याद हो जब तुम लोग छोटे रहे होगे, तुम लोग स्कूल्स में हम ये लोग करते थे कि एक स्केल ली, उसको हमने अपने बालों में रब किया और उसके बाद वो पेपर को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता था। ये सब क्या था? ये सब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है कि आपने रब किया और कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो गया और इसकी वजह से जो मेरी स्केल है वो कैसी हो गई, एक चार्ज बॉडी बन गई। तो बस वही बात यहाँ पर हो रही है। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम दो चीजों को रब करते हैं तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के हिसाब से क्या हुआ था, इलेक्ट्रिकल फ्लूइड का ट्रांसफर। एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर। और वही ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो चीज डेवलप हुई उसे हम कहते हैं चार्ज। तो बेसिकली चार्ज क्या है? चार्ज हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल या प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस है बाय विच इट कैन एक्सर्ट और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। एक ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस को एक्सपीरियंस कर सके, उसे हम कह देते हैं चार्ज। लिख लेते हैं इस बात में। चार्ज क्या है भाई? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट कैन एक्सपीरियंस एंड एक्सर्ट electromagnetic forces. It can experience and exert electromagnetic forces. इसको हम बोलते हैं चार्ज। अब देखिए, हमारे पास अगर हम बात करते हैं यहां पर प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है ना। हम यहाँ पे चार्ज की सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी करें। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं कि हमारे पास, तो कुछ बातें मैं बता चुका हूं, दोबारा लिख रहे हैं बस। चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जिसकी वजह से वो एक्सर्ट कर सकता है या एक्सपीरियंस कर सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को, उस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को हम कह देते हैं चार्ज। हमारे पास जो चार्ज है, इट इज ऑफ टू टाइप। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। आई बात समझ में? ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट हम कह सकते हैं, अब देखो ये मैं लिखवा चुका हूं, बताया था, लाइक चार्जेस लाइक रिपेल अनलाइक अट्रैक्ट। अभी हमने खुद देखा था। अब हम बात करते हैं यहां से इंपॉर्टेंट चीजों। हमारे पास जो एसआई यूनिट है, आपने पढ़ी भी होगी पहले ये 9th-10th में अपने, एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम। अब बात आती है सीजीएस की। देखो सीजीएस यूनिट जो है उसको हम स्टैट कूलम भी कहते हैं, ठीक है ना। अक्सर इसको इस तरीके से लिखा जाता है, एसटीसी। इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं,
या कह सकते हो ESU, और इसी को हम फ्रैंकलिन भी कहते हैं। इसको हम फ्रैंकलिन भी कहते हैं। इसके अलावा कह सकते हो ये ना, ये आपको इलेक्ट्रिकल यूनिट ऑफ चार्ज है। मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो चार्ज तो दोनों जगह पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पर भी, मैग्नेटिक के टाइम पर भी है। तो हमारे पास, अब वो SI सीरीज नहीं बोलते, हमारे पास एक यूनिट है अलग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, या भी उसको लिख लेते हैं। चलो अब देखो क्या, 1 कूलम जो होता है, ये लगभग होता है, लगभग नहीं एग्जैक्ट वैल्यू है, 3×10⁹ स्टैट कूलम। हमारे पास एक यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। यूनिट EMU, और हमारे पास जो 1 कूलम है ये 1/10 EMU, या अक्सर इसको AB कूलम भी लिख देते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है, इट इज 1/10 EMU या AB कूलम भी लिखा जाता है। एक बहुत, अब बात क्या है, अगर आप लॉजिकली देखें तो हमारे पास एक बहुत लार्ज यूनिट है, इसको हम प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज कहते हैं। हमारे पास एक प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज भी है, ठीक है ना, और ये है आपके पास फैराडे, इट इज 96500। तो ये कुछ कॉमन यूनिट ऑफ चार्ज है, इसके अलावा भी होती है, इसके ऐसा नहीं इसके अलावा ये खत्म होगी, और भी होती है, बट हमें मेनली इनसे काम पड़ेगा और आपको इनको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट बात और, हमारे पास अगर हम यूनिट के टर्म्स में बात करें तो फ्रैंकलिन जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है। मतलब ये जो स्टैट CGS जो है ना, आप लिख सकते हो इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, सबसे छोटा कैलकुलेट करने का मेथड है। वैल्यू ऑफ चार्ज इज अ डिफरेंट थिंग, हम अभी बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट के टर्म्स में। तो AB कूलम जो है वो सबसे छोटा यूनिट ऑफ चार्ज है। तो ये हमारे पास इस तरीके से सबसे छोटी यूनिट है। तो कहने का मतलब क्या है, ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है। अब देखो बात क्या आती है कि भाई ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कह दिया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, पर अब तो हम जानते हैं ना कि क्यों है। हमारे पास जो चार्ज है इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम एक एटम को देखें तो एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है, और उसके बाहर बाहर जो घूम रहे हैं ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा चार्ज है। प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज। लेकिन प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर है। तो ऑन एन एवरेज एक कंडक्टर के लिए जो तुम्हारे पास चार्ज इन ट्रांजिट है, जो चल सकता है, जो जा सकता है, वो इलेक्ट्रॉन है, ना कि वो हमारे पास प्रोटॉन है। आई बात समझ में? बिकॉज प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है। तो हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज भी किसी जगह पर आता है, तो पॉजिटिव चार्ज भी अगर कहीं पर है तो इट इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उससे इलेक्ट्रॉन्स चले गए। अगर आप सोडियम एटम को देखें तो सोडियम एटम में भाई हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। अगर मैं उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा तो वो Na+ आयन बनेगा। मतलब जो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आया है वो कब आया है, जब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो उसके पास प्रोटॉन नंबर में ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए। बट ये आया क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया। तो हमारे पास अगर हम बात करें देखिए, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ चार्ज। देखिए कह सकते हो चार्ज इन अ बॉडी इज ड्यू टू एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? किसी भी बॉडी में जो चार्ज है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के एब्सेंस या इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से। मींस आप कह सकते हो
स्मॉलेस्ट स्टेबल चार्ज इज इलेक्ट्रॉन which is minus 1.6 10 to the power minus 19 कूलम। बात समझ में आ रही है? सबसे छोटा यूनिट ऑफ चार्ज जो है, सबसे छोटा वैल्यू ऑफ चार्ज जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, मैंने ये वाला टर्म क्यों लिखा? स्टेबल। एक्चुअली जो हमारी फंक्शनिंग है वो सारा काम कराता है इलेक्ट्रॉन, वरना अगर पार्टिकल्स की बात करी जाए तो इससे छोटे भी चार्जेस पॉसिबल है, ऑल्दो दे आर अनस्टेबल आउटसाइड न्यूक्लियस। वो है क्वार्क। कह सकते हो स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल इज क्वार्क। जो क्वार्क का चार्ज होता है वो आपके पास, कह सकते हैं हमारे पास इन जनरल 6 टाइप के क्वार्क होते हैं। अप, डाउन, चार्म, बॉटम, ठीक है ना, स्ट्रेंज, अप डाउन चार्म बॉटम, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास इस तरीके से अप डाउन टॉप बॉटम चार्म एंड स्ट्रेंज, ये 6 क्वार्क्स होते हैं। ऑल्दो इतना मतलब नहीं है, मैं तुम्हें न्यूक्लियाई चैप्टर में पढ़ाऊंगा, तो जब भी अब तो 12th में आ गए हो तुम, मुबारक हो तुम्हें, ठीक है ना। तो अब तुम्हें बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से, तुम बिना एग्जाम दिए 12th में एंट्री पा चुके हो। तो उस खुशी के मौके पे मैं तो बता देता हूँ कि तुम न्यूक्लियाई चैप्टर में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। ऑल्दो हमारे सिलेबस में जो अक्सर नाम आता है वो अप और डाउन का आता है, ठीक है ना। जिनका नाम ज़्यादा आता है हम उनको डिस्कस करते हैं। मैं लिखवा देता हूँ। वैसे तो हमारे पास ये होते हैं 6 टाइप के, ऑल्दो ये उतना ज़रूरी नहीं है कि आपको याद हो। बॉटम, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज। मेनली हमें इनसे काम पड़ता है। तो अप इज +2/3 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डाउन इज -1/3 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके से इनकी वैल्यूज होती हैं। तो ये क्या है, ये तो 1/3 है ना, 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1/3 ऑफ, और ये जो ई है ना, ई हमारे पास 1.6 10 की पावर -19 नेगेटिव आपको एडिशन लगाना पड़ेगा। मतलब कह सकते हो सिर्फ इतनी वैल्यू को हम ई कहते हैं, माइनस नहीं। तो अब इस तरीके से समझो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इट इज नॉट चार्ज इन ट्रांजिट। जो चार्ज ट्रांसफर हो सकता है ये वो नहीं है। तो हमारे पास चार्ज इन ट्रांजिट, वो चार्ज जो चल सकता है वो कौन है, वो तो इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आई? क्लियर ये चीज? तो ये स्मॉलेस्ट, तो उससे ही पॉसिबल। तो अगर ऑप्शंस में सिर्फ इतना बोलता है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्जेस और ऑप्शन में क्वार्क है, तब तो क्वार्क लगाएंगे, ठीक है ना। हाँ, अगर बोल दे कि स्टेबल कौन सा है, अनस्टेबल कौन सा है, उस कंडीशन पर स्टेबल इज इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज और समझनी है कि हमारे पास, मैंने क्या बताया, मैटर के पास मास और चार्ज दोनों होते हैं। मैटर के पास मास और चार्ज दोनों होते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखनी है, दैट अ बॉडी हैविंग मास मे और मे नॉट हैव चार्ज, बट अ बॉडी हैविंग चार्ज मस्ट हैव मास। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल है और इसका भी मास आपने पढ़ा होगा 9.1 10⁻31 kg, या आप कह सकते हो 10⁻30 kg के ऑर्डर में। इसके पास भी कुछ ना कुछ मास होता है। तो हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है वो यही है, मास विदाउट चार्ज is possible, but charge without mass is not possible। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल है उसके पास भी चार्ज कितना है,
उसका चार्ज है 1.10⁻19 और उसका मास कितना है 10⁻30 kg के ऑर्डर। अब देखिए हमने भी क्या सीखा कि भाई जो चार्ज है उसकी सबसे छोटी वैल्यू इलेक्ट्रॉन है, और अगर कहीं पर इन जनरल कोई बॉडी के पास चार्ज, देखो बात समझो, तुम ये मत समझना कि सर आयंस फिर क्या होंगे, देखो आयंस भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन से ही कहीं चार्ज रखते हैं, तो अल्टीमेटली जो कुछ भी डिसाइडिंग है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। चाहे वो चाहे वो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का चलना हो, किसी आयनिक सॉल्यूशन में आयंस का चलना हो, पर जो चार्ज वहां पर आया है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से, वो चलना वलना हम आगे चल के देखेंगे। अभी जो उसके पास नेट चार्ज है इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे वो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो, चाहे वो उसकी प्रेजेंस की वजह से हो। समझ में आ रहा है भाई? इसीलिए यहां पर हम एक टर्म पढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी, जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। अगर हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, तो क्वांटा या क्वांटाइज का मतलब होता है कि कह सकते हैं कि भाई सिंपल सी बात, मैंने बोल दिया जैसे सपोज हमारे घर में 5 लोग हैं, तो ये 5 एक इंटीजर है, 5.5 नहीं हो सकते, 4.5 नहीं हो सकते, बात समझ में, क्वांटाइज्ड है हम, ठीक है ना, हम एक सिंगल इंडिविजुअल बॉडी है, बात समझ में आ रही है। तो चार्ज के क्वांटाइज होने का मतलब यहाँ पर ये है कि चार्ज को तुम इंटीग्रल मल्टीपल में लिख सकते हो। तुमने पढ़ा होगा कि बोर्स मॉडल ऑफ एटम केमिस्ट्री में कि भाई एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, mvr इज इक्वल्स टू nh/2π, जहां पे n की वैल्यू 1 2 3 4। इसका मतलब क्या था, पहले वाले में n की वैल्यू 1, दूसरे वाले में 2, तीसरे में 3। तो क्वांटाइज का मतलब क्या है कि सब चीजें एक दूसरे के इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं। अगर कहीं पर चार्ज है, भाई सिंपल सी बात, सोडियम के पास Na+ चार्ज आया, 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, किसी के पास 2+ चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, मेरे लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है कि मैं उससे 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल पाऊं। बात समझ में आ रही है? हम सब कैसे हैं, हम सब क्वांटाइज्ड है। अगर तुम क्लास में होते तो मैं तुमसे कहता कि क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि तुम कोचिंग में 5.5 होकर आ जाओ। बात समझ में आ रही है? तुम्हारे पास मान लो क्लास में 100 लोग थे, मैं सबको गिनूंगा, अगर मैं अपनी काउंटिंग मिस्टेक भी करूं तो मैं तब भी तुम्हें 99, 100, 101, 102 गिनूंगा। क्या ये पॉसिबल है कि मैं काउंटिंग करूं और तुम 100.5 निकलो? बताओ भाई, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तुम आधे कोचिंग नहीं आ सकते। बात समझ में आई? अब तुम घर पर बैठे हो, घर पे तो पूरे बैठे होगे। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब क्या है कि हम क्वांटाइज्ड है। हम कैसे? हम क्वांटाइज्ड है, हम जहां जाएंगे पूरे जाएंगे। तो वही काम इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा पूरा जाएगा, सिंपल सी बात। हम इलेक्ट्रॉन को फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। अगर किसी बॉडी के पास कोई चार्ज आया है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 1000, 2000, लाख, कुछ भी होगा, बट वो एक क्वांटाइज्ड इंटीग्रल नंबर होगा। बात समझ में आ रही है? तो हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, दैट चार्ज ऑफ अ बॉडी is always integral multiple of charge of electron। इसका मतलब अगर किसी बॉडी का पूरा चार्ज है Q, तो आप कह सकते हैं कि वो ±n इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। ऑल्दो इस प्लस माइनस से उतना मतलब नहीं। अगर आप ऐसा कह दें कि हम सिर्फ ई का मैग्नीट्यूड इस्तेमाल करेंगे तो एन से उतना मतलब, सॉरी प्लस माइनस से उतना मतलब नहीं। तो वेयर एन इज इंटीजर, इंटीजर जानते हो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, बात समझ में आ रही है? वेयर एन इज इंटीजर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास इस तरीके से ये होता है। कहने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को हम सब डिवाइड नहीं कर सकते। क्वार्क से मत जाना, क्वार्क तो क्वार्क न्यूक्लियस के अंदर कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर भी जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बनाता है उसे हम कहते हैं क्वार्क।
तो क्वार्क तो पहुंचने का मतलब ही नहीं बनता। क्वार्क तो हम सिर्फ एक ही चैप्टर में सिर्फ नाम पढ़ेंगे, तो क्वार्क इज लाइक थ्योरेटिकल, जहाँ हमें पूछेगा वहाँ बता देंगे हाँ भाई ऐसा कुछ होता है, वरना सारा कुछ कौन है, इलेक्ट्रॉन। अब देखो, तो मेन बात क्या समझ में है कि चार्ज जो है वो किसी बॉडी का इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मतलब क्या है, उसका मतलब सिंपल सी बात क्या है, इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी सब डिवाइडेड। हम इलेक्ट्रॉन को सब डिवाइड नहीं कर पाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन। बहुत सिंपल सिंपल आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन के तरीके से ही इसको सीखते हैं। आइडेंटिफाई which of the following charge is possible or not। जैसे 5 10 to the power minus 19 कूलम, 8 10 to the power minus 19 कूलम, 4 10 to the power minus 19 कूलम, 16 10 to the power minus 17 कूलम। देखो यहां पर हम सारी बातें सीखेंगे इसके बारे में। मैंने क्या बताया, एक सिंपल रूल होता है, बहुत आसान सवाल है ये, बहुत मुश्किल नहीं है, तुमने बचपन में शायद किया हो अपने। ठीक है भाई, अगर मैं लगाऊं Q इक्वल्स टू एनी इसके लिए, तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इज इक्वल्स टू n इंटू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। अब देखो ये जो आपके पास आ रहा है ये कुछ 3 पॉइंट समथिंग आएगा, मैं लिख नहीं रहा, बस n की वैल्यू यहां पर आएगी 3 पॉइंट कुछ। मैंने क्या बताया, 3 तक तो ठीक था, फ्रैक्शनल पार्ट इलेक्ट्रॉन का नहीं हो सकता, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये पॉसिबल नहीं है। बात समझ में? अगर मैं यहां पे निकालूं n की वैल्यू 8 10 टू द पावर माइनस 19, 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, कितना आ गया 5, पूरे के पूरे 5 इलेक्ट्रॉन। ये वाला पार्ट फिर से कैसा है, पॉसिबल है। आप यहां पर हो, क्या ये पॉसिबल होगा? 4 डिवाइडेड बाई 1.6 नहीं है पॉसिबल, 2.5 आ रहा है। बात समझ में आ रही है? ये पॉसिबल नहीं है। इधर आओ, कितना आ जाएगा ये 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, पॉसिबल है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है, 100 आ रही है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है, तो फ्रैक्शनल पार्ट पॉसिबल नहीं। सिंपल Q इक्वल्स टू एनी लगाना है, आपको कुछ नया काम नहीं करना, Q इक्वल्स टू एनी लगाना है। इधर आओ, बताओ भाई, Q इज इक्वल्स टू NE, n की वैल्यू ये हटा दे तो सिंपली 20 अपॉन 1.6। देखो जो भी आएगा फ्रैक्शनल आएगा, क्या मैं ये बात कह सकता हूँ, जो कुछ भी आएगा फ्रैक्शनल आएगा, ठीक है ना। और अगर फ्रैक्शनल आएगा तो आप ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास ये चीज पॉसिबल नहीं। 1 कूलम पर आइए, 1 कूलम क्या है, 1 इज इक्वल्स टू n 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। ये कितना आता है, आपने याद करा होगा इसको बचपन में अपने, 6.25 10 टू द पावर 18।
ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके से 1 कूलम इज पॉसिबल। मेन बात समझनी है कि 1 कूलम पॉसिबल है। कितने इलेक्ट्रॉन है, चाहो तो ऐसे लिख दो 625 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर आपका हो जाएगा 16। इतने इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट करके बनाया है 1 कूलम चार्ज। इसका मतलब क्या है ना, आप ये भी कह सकते हो दैट 1 कूलम इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज। एक छोटी मोटी वैल्यू नहीं, बड़ी यूनिट ऑफ चार्ज। इस पर आओ, अब देखो बात क्या है, अगर मैं इसको भी डिवाइड करूं 1.1 से, तो आपको सोचो कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा छोटा है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, पर मैं ये कह सकता हूं कि ये पॉसिबल है। और मैं कह सकता हूं ये पॉसिबल। देखो बहुत क्या है, मेन बात समझनी है, 2.3 कूलम, 2.4 कूलम, कुछ भी, अगर एक बड़ा यूनिट ऑफ चार्ज है तो एक बड़े यूनिट ऑफ चार्ज के लिए हमें क्वांटाइजेशन लगाने की जरूरत नहीं है, वो चार्ज वैलिड होगा ऑलवेज। इवन ये कहा जाता है, एनसीईआरटी की लाइन है ये, दैट इन मैक्रोस्कोपिक डोमेन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज इनसिग्निफिकेंट। मतलब ये नहीं कह रहा है गलत हो गया, लगाने की जरूरत नहीं, मतलब नहीं उसका, दैट वो एक बेकार सा लॉ है वहां पे। क्यों? बिकॉज बड़े चार्जेस में हमेशा ही एक आध पॉइंट के बाद डेसिमल खत्म हो जाएगा, कुछ पॉइंट्स के बाद डेसिमल खत्म हो जाएगा, और फिर पावर्स आएंगे, तो एक इंटीग्रल वैल्यू ही आने वाली है। तो हमारे पास कह सकते हो कि ये भी पॉसिबल है, ठीक है ना। आपके पास नोटबुक में जगह होगी तो आप इसको प्रॉपरली लिखोगे, इस लाइन को, इंपॉर्टेंट है ये लाइन जो मैं लिखवा रहा हूं, दैट इन मैक्रोस्कोपिक डोमेन, मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़ा डोमेन, बड़ी वैल्यूज, बड़े कैलकुलेशंस। इन मैक्रोस्कोपिक डोमेन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज इनसिग्निफिकेंट। एक मैक्रोस्कोपिक डोमेन में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो कैसा है, इनसिग्निफिकेंट है। याद रखना है, फेल नहीं हुआ है ये, बस कह सकते हो लगाने की जरूरत नहीं। अगर लिखा हो 1 कूलम, 2 कूलम, 10 कूलम, 20 कूलम, 2.9 कूलम, 1.8 कूलम, सब पॉसिबल है। अब आते हैं इस पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने यहां पे लिखा हुआ है पाई कूलम, मैंने यहां पे लिखा हुआ है पाई कूलम। अगर मैं पाई कूलम की बात करूंगा तो पाई कूलम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाई कूलम, देखो बात क्या है, आपको लग रहा होगा सर क्या कहना चाहिए, सोचो थोड़ा सा, ऑब्वियस सी बात, तो मुझे जवाब तो नहीं दे पाओगे यहाँ पे, बट फिर भी एक मेंटली दिमाग में सोचो, अपने पास ही सोचो कि क्या लग रहा है कि पाई कूलम पॉसिबल है या नहीं। बिकॉज अभी मैंने तुमसे बोला है दैट इन मैक्रोस्कोपिक डोमेन इन मैक्रोस्कोपिक डोमेन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज इनसिग्निफिकेंट, लगाने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके कह सकते हैं कि वो पॉसिबल होगा। यहां पर देखो पाई की जो वैल्यू है ना, वो एक नेवर एंडिंग डेसिमल वैल्यू, 3.14 पे खत्म नहीं हो रहा, 3 इन्फिनिटी तक जा रहा है। आपको ये बात बचपन तुमने सुनी होगी कि पाई की वैल्यू नेवर एंडिंग है, अगर हम कैलकुलेट करें तो कभी टर्मिनेट नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज पर 10 की पावर -19 के ऑर्डर के बाद भी फ्रैक्शनल पार्ट बचा आ जाएगा। अगर मैं 3.14 को कूलम में लिखूं इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में, तो भी वहां पर एक पार्ट ऐसा आ जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन मुझे फ्रैक्शनल लेना पड़ेगा। 3.12 पाई कूलम के लिए मान लो कि कुछ इसके ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, पर जो लास्ट की डेसिमल वैल्यूज होंगी पाई की, उनको फुलफिल करने के लिए मुझे एक इलेक्ट्रॉन तब भी फ्रैक्शनल पार्ट में लेना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो याद रखना है कि वैसे तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन में आप कहीं भी कह दो, बट पाई कूलम के लिए हम कहते हैं दैट इट इज नॉट पॉसिबल। बात समझ में आई? पाई कूलम पॉसिबल नहीं, बिकॉज 3.14 पे टर्मिनेट नहीं हो रहा है, हम तो राउंड ऑफ कर रहे हैं 3.14 पे, और ये एक नेवर एंडिंग डेसिमल पॉइंट इंफिनिटी तक जाएगा, और उस लेवल तक मुझे किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन को अगर पॉसिबल कराना है पाई कूलम चार्ज, तो उसको फ्रैक्शनल लेना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। इस वजह से ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये हमारे पास कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
ठीक है भाई। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब नंबरिंग मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, जो भी नंबरिंग रही हो तुम उसके हिसाब से देखना, जैसा मुझे लग रहा है शायद ये 7th या 8th प्रॉपर्टी होगी, अगर गड़बड़ हो तुम अपने में अरेंज कर लेना। कहने का मतलब क्या है, एक तो प्रॉपर्टी होगी क्वांटाइज्ड, उसके अलावा हमारे पास जो अगली प्रॉपर्टी है उसे हम कहते हैं चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, या सॉरी इससे पहले पढ़ लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फिर आएंगे चार्ज इज इनवेरिएंट। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अब देखो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। अगर हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फिजिक्स के वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस में, सॉरी लॉज में से एक है। मतलब मैंने चार तुमसे कई बार जिक्र करा है कि हमारे पास 4 फंडामेंटल लॉज हैं, तो 4 फंडामेंटल लॉज में से ये एक है। मतलब ये हमेशा होल्ड करेगा, ये फेल होने वाला नहीं है। इसमें कहा गया दैट फॉर अ सिस्टम टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, या आप कह सकते हैं चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ सिस्टम। एक बात सिंपल सी बात, एक बॉडी है न्यूट्रल थी, तुमने उससे 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। नेट सिस्टम में लोगे तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0। तो क्या कह सकते हैं, टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। बात समझ में? ऐसा मान लो मेरे पास 2 बॉडीज थी, इनके पास चार्ज था Q1, इनके पास चार्ज था Q2। मैंने इनको ज्वाइंट एंड सेपरेटेड, इनको ज्वाइन किया और सेपरेट कर दिया। और ऐसा करने के बाद इस वाली बॉडी का फाइनल चार्ज है Q1 डैश और दूसरी वाली बॉडी का चार्ज है Q2 डैश। अब आप खुद बताइए, अगर ये एक सिस्टम था, मैं इन दोनों को एक सिस्टम मानता हूं, तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या आप कह सकते हैं टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात ये है दैट Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू Q1 डैश प्लस Q2। आई बात समझ में? ये चीज यहाँ पर है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसको हम बहुत जगहों पर अप्लाई करेंगे। अभी मैं सिंपल एग्जांपल इसका दे रहा हूँ तुम्हें, उसके बाद जब आगे और चीजें पढ़ेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, उन सारी जगहों पे इसको इस्तेमाल करेंगे। सवाल आ जाएगा, ज्वाइंट एंड सेपरेट। एक सिंपल सवाल कर रहे हैं, इस इक्वेशन पर बेस्ड आगे चल के मैं तुम्हें ट्रांसफर ऑफ चार्ज पढ़ाऊंगा, तब तुम्हें इस पर बेस्ड और इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं इसको भाई, मुझे पता है Q1 प्लस Q2, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, तो कितना हो गया 5 माइनस 10 Q प्लस 4। आई बात समझ में? तो Q की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास भाई, -9। समझ में आ रही है बात भाई? क्या ये बात क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे पास थोड़ा बहुत ये बात हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखें, अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करता हूं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, समझना है उसको, और वो थोड़ा बहुत कह सकते हो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से भी रिलेट हो सकती है। इसे कहा जाता है चार्ज इज इनवेरिएंट।
बात समझ में? इसे हम कहते हैं चार्जेस इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या है? ये वेरिएंट इनवेरिएंट टर्म कहां से आ रहा है? एक्चुअली ये वेरिएंट इनवेरिएंट टर्म आ रहा है मास की वजह से। आइंस्टाइन की रिलेटिविस्टिक थ्योरी के हिसाब से रिलेटिविस्टिक प्रॉपर्टीज को दिखाता है मास। आपने पहले भी सुना होगा कि मास जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। आप कह सकते हैं, पहले डेफिनेशन लिखते हैं कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी या स्पीड। मेन बात क्या है कि हमारे पास जो चार्ज है वो रिलेटिविस्टिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता। चार्ज वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है तब भी चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब है। इलेक्ट्रॉन मूविंग है तब भी सेम चार्ज है। हाँ, ऑल्दो इसके मास में ये चीज नहीं है। क्या होता है? जो मास है, मास ऑफ बॉडी इज वेरिएंट इन नेचर। हमारा जो मास होता है, किसी भी बॉडी का मास जो होता है, वो इस रिलेशन को फॉलो करता है। ये आइंस्टाइन की रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है। इसके हिसाब से जो है मास वेरी करता है। जैसे जैसे बॉडी का मास बढ़ता है, बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती है, उसका मास बढ़ता चला जाता है। ये बॉडी का मास क्या है? ये उसका रेस्ट मास है। Where v is velocity of body, c is the speed of light। तो कहने का मतलब क्या है? मास, एक मास जो है वो रिलेटिविस्टिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो जो रिलेटिविस्टिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब रिलेटिविस्टिक का मतलब क्या हुआ? जो वेलोसिटी डिपेंडेंट हो, वेलोसिटी बढ़ाने पर घटाने पर बदलते हो, उनको कहते हैं कि वो वेरिएंट है। और चार्ज जो है वो वेरिएंट नहीं है, तभी तो कंजर्व है। सिंपल सी बात, तभी तो ये कंजर्व है। अगर ये चलने से ही बदल जाए तो फिर मतलब ही नहीं बना। इलेक्ट्रॉन ने चलना शुरू करा, स्पीड बढ़ी और 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया, तो नहीं हो सकता ये। हाँ, मास उसका बढ़ सकता है, मास में चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब वो क्या हुआ? इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो Q है वो इनवेरिएंट है, जो मास है वो वेरिएंट। अब एक इंपॉर्टेंट बात, हम लोग अपने सिलेबस में एक चीज और पढ़ते हैं जिसे कहा जाता है स्पेसिफिक चार्ज। हम अपने सिलेबस में एक चीज और पढ़ते हैं जिसको कहा जाता है स्पेसिफिक चार्ज। और स्पेसिफिक चार्ज होता है, कह सकते हो, रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास। तो हमारे पास जो स्पेसिफिक चार्ज है इट इज Q/m। अब खुद देखो, अब सवाल एक बार पूछा गया, क्या बताइए स्पेसिफिक चार्ज जो है वो इनवेरिएंट है या वेरिएंट, या क्या स्पेसिफिक चार्ज रिलेटिविस्टिक प्रॉपर्टी शो करेगा? बताओगे? सोचो, दिमाग लगाओ। क्या स्पेसिफिक चार्ज रिलेटिविस्टिक प्रॉपर्टी शो करेगा? ये सवाल पूछा गया है। तो कहने का मतलब क्या हुआ भाई? चार्ज इनवेरिएंट, मास वेरिएंट। ये रेशियो है ना। अगर वेलोसिटी बदलने पर, अगर वेलोसिटी बढ़ाने पर, अगर वेलोसिटी तुमने बढ़ाई, Q सेम, मास इंक्रीज, तो Q/m डिक्रीज। तो आप कह सकते हैं इस चार्ज वेरिएंट नहीं है, सॉरी, चार्ज जो है वो इनवेरिएंट है, बट स्पेसिफिक चार्ज वेरिएंट। स्पेसिफिक चार्ज इज समझ में आ रही है बात? तो देखिए इसको, देखो भाई, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मैं तुम्हें ये टॉपिक बहुत स्टेप वाइज लेकर चलूँगा। हमने अभी चार्ज के प्रॉपर्टीज समझे, अब हम पढ़ रहे हैं कि बॉडी पर चार्ज आता कैसे,
फिर हम पढ़ेंगे हम चार्ज को टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है ना। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में सबसे आसान, सबसे पहला तरीका है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। उसके बाद दूसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन, और फिर तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो भाई, अगर हम यहां पर सबसे पहले बात करें चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की, तो आप कह सकते हो ये वही मेथड ऑफ चार्जिंग है जिस पे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने वर्क करा था। जब भी दो बॉडीज को हम आपस में रब करते हैं तो रब करने पर अब कोई इलेक्ट्रिकल फ्लूइड नहीं है, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स है। तो होता क्या है, जब भी हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो रब करने पर एक के पास होंगे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, और जिसके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे वाले को ट्रांसफर कर देगा। मेन चीज ये है, एक बॉडी के पास लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है और वो दूसरे जिसके पास होंगे वो दूसरे को ट्रांसफर कर देगा। कहने का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं कि आपके पास एक बॉडी थी ए, दूसरी बॉडी थी बी, और हमने इनको आपस में रब कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड टुगेदर, body with loosely bounded electrons loses its electron and become positive charge। बात समझ में आ रही है? जिसके पास लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगी और कैसी बन जाएगी, पॉजिटिव। वाइल अदर बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स नेगेटिव चार्ज। बात समझ में? हमने जब दो बॉडीज को आपस में रब किया तो रब करने पर जिसके पास लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स थे वो निकल गए। सपोज भाई सिल्क और ग्लास रॉड, जब मैंने ग्लास रॉड और सिल्क को आपस में रब किया तो रब करने पर ग्लास रॉड बनी थी पॉजिटिव, सिल्क बना था नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, ग्लास के पास लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स थे जो चले गए सिल्क। तुमने अक्सर ऐसा नोटिस करा होगा कि बहुत जब आपके पास कभी कभी आयरन करे हुए क्लोथ्स आते हैं, आप उन्हें टच कर दो तो आपको स्पार्क लगता है, या कभी बाई चांस आपने किसी कपड़े को छुआ, किसी ऐसी बॉडी को छुआ, आपको स्पार्क लगा, और उसके बाद जब दोबारा उसको टच करेगा तो नहीं लगेगा, पहली बार में कभी कभी लगता है। तो ये क्या था, ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है। मतलब वो बॉडी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन थोड़ी सी चार्ज हो गई थी, जब उसको टच किया तो वो चार्ज आपके पास ट्रांसफर हो गया। ये क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। वो वाला एग्जाम्पल फिर से दोबारा आ जाएगा कि हम लोग बचपन में स्केल को अपने सर पे रगड़ के पेपर अट्रैक्ट कराया करते थे, वो भी क्या था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो कहने का मतलब क्या है कि जहां पर किसी बॉडी के पास थोड़ा बहुत चार्ज आए, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, उसे हम कह देते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। यहाँ पे क्या होता है, एक बॉडी जिसके पास लूज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने लॉस कर देता है, दूसरा वाला गेन कर देता है। आई बात समझ में? अच्छा एक चीज और, वैसे तो ऑन एन एवरेज भाई इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 10 की पावर -30 kg, बहुत ज्यादा कम। तो अगर कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो मास पे उतना फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क पड़ता है, थ्योरेटिकली मास पर फर्क पड़ता है। बात ये आई कि हम जब दो बॉडीज को रब करते हैं तो हमारे रेस्पेक्ट में कोई फर्क नहीं है। मैं अगर अपने एक रॉड लेके आऊं ग्लास का, एक ग्लास रॉड लेकर आऊं, एक सिल्क क्लॉथ लेके आऊं, दोनों को रब करूं, तो मेरे लिए दोनों रब करने के बाद भी बराबर वजन के रहेंगे। बट रियलिस्टिक केस क्या है,
कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है। तो मान लीजिए, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑन रबिंग mass of body changes due to transfer of electrons. Suppose फिर से ये आपके पास बॉडी A थी, मास है इसका m, मास दोनों का सेम ले लेते हैं। ये बॉडी B थी, इसका मास भी था m। क्या हुआ, हमने जब इन दोनों को रब किया तो सपोज n इलेक्ट्रॉन्स यूं चले गए, तो क्या हुआ होगा, जो मास ऑफ A है, जो दोनों के नए मास होंगे वो हो जाएगा m माइनस n टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो मास ऑफ B है वो हो जाएगा m n मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ, इन जनरल आप ये कह सकते हो कि जब भी किसी बॉडी पर चार्ज डेवलप होता है, जब भी किसी बॉडी पर चार्ज डेवलप होता है तो उसका मास घट भी सकता है और बढ़ भी। बात समझ में आई? अगर रबिंग करने पर मेरी एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गई तो उसका मास क्या हो गया होगा, डिक्रीज कर गया होगा। तो कह सकते हो कि मास ऑफ ए डिक्रीज कर गया है, बिकॉज ये कैसा बन गया है, बिकम्स पॉजिटिव। और जो मास ऑफ बी है ये बढ़ गया, बिकॉज ये कैसा हो गया है, ये बन गया है नेगेटिव। और अगर हम बात करें चेंज इन मास, या हम बात करें हमारे पास यहां पे आप कह सकते हो इनके मास का डिफरेंस, तो डिफरेंस इन मास कितना आएगा, टू टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? अभी इस पर आपको देखने को न्यूमेरिकल भी मिल सकता है कि मेरे पास एक बॉडी थी, उससे 1000 इलेक्ट्रॉन निकल गए, जिससे निकल गए वो हल्का हो गया, जिसके पास चले गए वो भारी हो गया। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब क्या है, याद रखना है, आपसे थ्योरेटिकली पूछ सकता है कि मैंने दो बॉडीज को रब करा तो बताइए इनके मासेस पे क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो बात है, प्रैक्टिकली हम देखें तो हमें तो फर्क नहीं पड़ रहा, हम अगर अपने हमें फर्क, लेकिन जब सवाल आएगा तो भाई इस चीज पर फोकस करना पड़ेगा। समझ में आ रही है? जब भी हम किसी बॉडी को चार्ज देते हैं, कह सकते हो जब भी एक सिस्टम था, हमने एक न्यूट्रल सिस्टम को चार्ज करा, तो न्यूट्रल सिस्टम में यहाँ पे दो बॉडीज होती है, एक के पास पॉजिटिव आया, एक के पास नेगेटिव आया, तो चार्ज घट भी सकता है और चार्ज बढ़ भी सकता, सॉरी मास घट भी सकता है और मास बढ़ भी सकता है, जैसे यहाँ पर हो रहा है। दिस इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। एग्जाम्पल क्या है, हमने जो देखा कि हमारे पास अक्सर कर्टेन्स में, पर्दों में ऐसा आपने ऑब्जर्व करा होगा कि हमने टच किया और हमें करंट लग गया, या जो आयरनों के शर्ट आती हैं, पैंट आती हैं, आप उनको कभी कभी टच करो तो आपको स्पार्क सा लगता है, तो ये क्या है, इट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आई बात समझ में?